विद्यार्थियों, आज मैं फिर से एक बार हाजिर हूँ पॉलिटी का अध्याय लेकर के। पॉलिटी में अभी तक मैंने 1861 के चार्टर तक आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ चार्टर एक्ट 1892। इस अधिनियम में भी काफी बदलाव किए गए जो भारतीय राजनीति पर सीधे असर डालते हैं। भारतीय राजनीति पर इसका क्या असर पड़ा, इसको संक्षिप्त तरीके से समझेंगे। तो वीडियो में ज्यादा देर न करते हुए वीडियो के टॉपिक पर चलने से पहले आपसे मैं बता देना चाहता हूं, आपके सामने जो शख्स खड़े हैं उनका नाम दीपेंद्र है, यानी मैं दीपेंद्र आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल जीएस विद दीपेंद्र सर में। आप जिस प्रकार मेरे चैनल को देख रहे हैं, यानी एक आप अनुभवी व्यक्ति तो हैं ही, लेकिन आप सही चैनल पर आए हैं। और क्योंकि मेरे इस वीडियो में कोई आडंबर नहीं है, किसी प्रकार का कोई दिखावा नहीं, सरल है स्वभाव, और वीडियो में वो स्वभाव आपको दिख रहा होगा। सिंपल बोर्ड पर पढ़ाई हो रही है, गर्मी जैसे वातावरण में कमरे के अंदर आपसे वीडियो के उस और पंखे की जो हवा है मेरे तक नहीं पहुंच पा रही है। गर्मी में पूरा बेहाल हो चुका है, इसलिए मैं आपको बोर नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि मौसम का तापमान क्या है। हालांकि पॉलिटी की तरफ चलते हैं। तो आपका चार्टर एक्ट है 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्त करने के लिए विशुद्ध नामांकन के स्थान पर सिफारिश के आधार पर नामांकन की पद्धति लागू की गई। यानी एक गैर सरकारी, यानी कि जो सरकारी सदस्य नहीं थे उनको गैर सरकारी बोला जाता है, और गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्त करने के लिए एक विशुद्ध नामांकन के स्थान पर सिफारिश के आधार पर नामांकन की पद्धति को लागू किया गया। नंबर 2, भारत सरकार की विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 10 से बढ़ाकर 16 तक कर दी गई, जिसमें कम से कम 40% सदस्य गैर सरकारी होंगे। यानी कि अगर हम विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 10 से बढ़ाकर के 16 कर दी गई, और गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 40% तक सीमित कर दी गई, जबकि 60% सदस्य की संख्या सरकारी लोगों की थी। इससे ये बात समझ में आती है। तो 40% तो इन्होंने गैर सरकारी लोगों को नियुक्त किया। नंबर 3, विधान परिषद सदस्यों को प्रश्न पूछने तथा बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया, सीमित रूप में अधिकार दिया गया। नंबर 4 कि मुंबई, मद्रास, बंगाल की परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या को 8 से 20 तक कर दी गई। मतलब इन 3 प्रेसिडेंसियों के क्षेत्रफल में अगर बात करें तो वहां संख्या 8 से बढ़ाकर के 20 कर दी गई। परंतु अधिनियम में व्याप्त विसंगतियों, यानी कि बुराइयों या गलतियों, ठीक है, इनके कारण राष्ट्रवादियों ने इस अधिनियम की जमकर आलोचना करी। जो राष्ट्रवादी थे, देश के हित में बात करते थे, उनको ये नीतियां समझ में नहीं आई। नंबर 5, विधानमंडल को बहुत ही सीमित शक्तियां प्राप्त थी, जैसे सदस्य अनुपूरक प्रश्न यानी सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते थे, यानी अनुपूरक क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे, यानी किसी ऐसे क्वेश्चन पर वो ऐसे क्वेश्चन नहीं कर सकते थे जो सीधा सीधा उनकी छवि को बिगाड़ने का प्रयास कर रही हूं। किसी भी प्रश्न का उत्तर देने से मना किया जा सकता था। कुछ वर्गों को कोई प्रतिनिधित्व नहीं था, जबकि कुछ को बहुत ज्यादा। मतलब कुछ ऐसे वर्ग थे जिनको प्रतिनिधित्व ही नहीं था, यानी कोई लीडरशिप नहीं थी उनकी। यानी उस ग्रुप को कौन लीड करेगा, जिस ग्रुप को लीड करने वाला यानी लीडर मिल जाता है, जिसको नेता कहते हैं, और उस नेता को प्रतिनिधित्व कहते हैं कि वो किसी भी ग्रुप का प्रतिनिधित्व करता है। तो कुछ वर्गों के पास में प्रतिनिधित्व होता था, यानी बहुत ज्यादा होता था, और कुछ लोगों के पास तो होता ही नहीं था। तो अब क्या बात है, नंबर 6, चुनावी पद्धति यानी इलेक्टोरेट सिस्टम की शुरुआत की गई, और इस अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान था, यानी 1892 का सबसे मुख्य और सबसे जरूरी अधिनियम अगर माना जाए और चहेता अधिनियम है, उसमें सबसे नंबर 6 पर जो प्रावधान आपके सामने मैं पढ़ रहा हूं, इलेक्टोरेट सिस्टम यानी कि निर्वाचन प्रणाली, चुनावी पद्धति को शुरुआत करना इस अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान था। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार
नवंबर 1906 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया। बहुत ही ध्यान में रखना कि नवंबर 1906 में लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया और जॉन मार्ले को भारत का राज्य सचिव बनाया गया। मार्ले का व्यक्तित्व उदार था। वे भारत में प्रशासनिक सुधारों के समर्थक थे। भारत के तात्कालिक वायसराय लॉर्ड मिंटो भी मार्ले के विचारों से सहमत थे। इन सुधारों के पीछे दो घटनाएं मुख्य थीं। तो अगर इसके ऐतिहासिक पृष्ठ पर जाएं तो 1906 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय बनाया गया था, जबकि भारत के राज्य सचिव के रूप में लॉर्ड मार्ले को नियुक्त किया गया था और वो काफी उदार भी थे। इस बात से जो मिंटो थे वो बहुत ही उनसे उत्साहित थे और उनसे क्या कहते हैं नहीं आदर्श मान लेना, तो आदर्श भी उनके रहे। तो इसलिए दोनों के ही कुछ ऐसे फॉर्मूले से ये अधिनियम तैयार किया गया जिसको भारत परिषद अधिनियम 1909 यानी मार्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है। आगे की बात पढ़ें तो कहा जाता है कि मार्ले के विचारों से काफी सहमत थे कौन, वायसराय लॉर्ड मिंटो, और इनके सुधारों के पीछे दो घटनाएं मुख्य थीं। अगर हम और थोड़ा जाएं प्रथम अक्टूबर, थोड़ा और पहले, तो प्रथम अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में एक मुस्लिम प्रतिनिधित्व मंडल लॉर्ड मिंटो से मिला। किससे मिला? लॉर्ड मिंटो से मिला। और ये कौन सा प्रतिनिधि मंडल था? ये आपका आगा खां के द्वारा बनाया गया मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल था जो कि लॉर्ड मिंटो से मिलता है। और वहां पर इन्होंने मांग की थी कि मुसलमानों को पृथक निर्वाचन प्रणाली की सुविधा मिले, क्योंकि मुसलमान यानी कि मुस्लिम्स जो हैं उनकी संख्या बहुत कम है, तो उनको लीड करने के लिए कोई प्रतिनिधि मंडल चाहिए ताकि उनकी बातें हम संसद के पटल पर रखें और उनकी भी जो शिकायतें हैं, जो मांगे हैं, वो पूरी करने की कोशिश की जा सके। तो इस बात पर आगे की बात क्या है? कहा गया कि द्वितीय प्रकरण के तहत मुसलमान अपनी जनसंख्या अनुपात में प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे थे। इसी परिप्रेक्ष्य में भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के प्रावधान बनाए गए। तो इसका मेन मोटिव था, यानी इसका जो आधार था, वो प्रतिनिधि मंडल यानी मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल के निर्वाचन प्रणाली को एक्सेप्ट करना ही एक तरीके का माना जाता है। तो क्योंकि यहाँ पर मार्ले मिंटो को बड़ा अच्छा बताया जा रहा है कि वो बहुत ही उदार थे, लेकिन अगर आप इसकी और थोड़ा ऐतिहासिक भूमि पर जाएं तो 1858 के चार्टर एक्ट में महारानी ने जो फैसला सुनाया कि अब कंपनी का अधिकार खत्म हो जाता है, लेकिन अब सीधा शासन ब्रिटिश गवर्नमेंट करेगी और भारत राज्य सचिव वहीं से बना दिया जाता है। लेकिन महारानी ने कहा कि भारत के लोगों को यह एहसास ना होने दिया जाए कि उनके साथ कोई जाति हो रही है, इसलिए उनकी जो जमीनें थी, उनकी जो गिरवी जमीनें थी, उनकी जो संपत्ति थी, परंपरागत तरीके की जो जमीनें थी, वो उनको वापस कर दी गई। लेकिन मुस्लिमों को बहुत ज्यादा परेशान किया गया। कहीं ना कहीं एक पूरी स्ट्रेटेजी प्लान कर ली गई थी, एक कॉन्स्पिरेसी रच ली गई थी भारत के लोगों के अंदर, और उन्होंने सोच लिया था कि फूट डालो राज करो नीति अपनाएंगे, यानी कि अब लोगों को धर्म के तहत लोगों के बीच में फूट डालेंगे। तो इसी तरीके का कुछ मामला इन्होंने करा और मुस्लिमों की जमीनें हड़प ली, मुस्लिमों को प्रताड़ित करने लग गए, मुस्लिमों को जेलों में डालने लग गए। ये 1858 के बाद की बात है और मतलब 19वीं सदी के अंत तक ये चलता रहा। और फिर एक मंडल अंग्रेजों का कहीं ना कहीं मुस्लिमों से मिल करके उनको प्लान करवाया गया कि आप वहां भारत के वायसराय के पास जाएं और अपनी बात को रखें। बात करते हैं तो इसी परिप्रेक्ष्य में भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के प्रावधान बनाए गए। नंबर 1, केंद्रीय एवं प्रांतीय, यानी कि केंद्रीय का मतलब देशीय स्तर पर और प्रांतीय मतलब प्रदेशों के स्तर पर विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या को बढ़ा दिया गया था और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी बहुमत स्थापित किया गया। गैर सरकारी बहुमत पहले के कानून में अगर हम देखें, कौन सा कानून? जो 1892 का कानून था, उसमें विधान परिषदों की जो संख्या थी
वो कितनी से कितने बढ़ाकर कर दी गई थी, 10 से 16 कर दी गई थी, जबकि और पहले 40% तक ही दिया था, यानी कि उनकी माइनॉरिटी थी, अब मेजोरिटी में आ गए। यानी इसका मतलब ये है कि मेजोरिटी का मतलब है कि 40% से ज्यादा हो गई, लेकिन माइनॉरिटी में अब कौन आ गया, सरकारी लोग, और गैर सरकारी लोग ज्यादा हो गए, बहुमत उनका स्थापित किया गया। किंतु गैर सरकारी जो सदस्य थे उनमें नामांकित एवं बिना चुने सदस्यों की संख्या अधिक थी। यानी कि जो नामांकित थे, यानी कि नॉमिनेट, और बिना किसी इलेक्शन को जीते हुए बिना चुने हुए सदस्य की संख्या ज्यादा हो गई थी, जिससे निर्वाचित सदस्यों की तुलना में अभी भी उनकी संख्या अधिक ही रही। नंबर 2, भारत में पहली बार पृथक निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत की गई। साथ ही मुसलमानों को केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषद में जनसंख्या के अनुपात में अधिक प्रतिनिधित्व भेजने का अधिकार मिला, और इसीलिए लॉर्ड मिंटो को भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। तो सांप्रदायिक चीजों में सुधार लाने का प्रयास केवल एक दिखावा था, लेकिन कहीं ना कहीं भारत को बांटना था। ये 1909 का अधिनियम जब आया, जब 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया था, और ये वही लोग हैं जो बंगाल का विभाजन करने के बाद में अच्छे बनने का स्वरूप सामने लाते हैं। तो आपका इस पर क्या कहना है वो आप अपनी अलग टिप्पणी दीजिएगा, लेकिन ये भारत के कुछ ऐसे अधिनियम जो अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए थे, उन अधिनियमों पर हम बात कर रहे हैं, तो इसको बहुत ही गौर से याद कर लीजिएगा। पॉइंट नंबर 3 में क्या दिया गया है, लिखा है कि गवर्नर जनरल को कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य को नियुक्त करने की व्यवस्था की गई, और प्रथम सदस्य सत्येंद्र नाथ सिन्हा थे। यानी ये एक ऐसी कमेटी बनाई गई थी, ऐसी कार्यकारिणी बनाई गई थी, जिसमें पहली बार किसी भारतीय को सम्मिलित किया गया था, और उन भारतीय का नाम था सत्येंद्र नाथ सिन्हा, और जिन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। क्या बनाया गया था, विधि सदस्य। विधि का मतलब होता है कानून। विधि का मतलब क्या होता है, कानून। यानी कानून से जुड़ी हुई जो कार्यकारिणी होती है, उसको बनाने के लिए विधि सदस्य की जरूरत पड़ती है, इसलिए उनको विधि सदस्य बनाया गया। नंबर 4, इस अधिनियम द्वारा विधान परिषदों के कृत्यों में वृद्धि हुई। इसके माध्यम से उन्हें अवसर मिला कि वे बजट या लोकहित के किसी भी महत्वपूर्ण विषय पर संकल्प प्रस्तावित करके प्रशासन की नीति पर प्रभाव डाल सकें। इस अधिनियम के द्वारा जो विधान परिषद के कृत्य थे उनमें वृद्धि की गई। वृद्धि करने के बाद में इसी के माध्यम से उन्हें अवसर मिला कि वे बजट पर और लोकहित में, यानी कि देश हित में किसी महत्वपूर्ण विषय पर संकल्प ले सकें और उसको प्रस्तावित करके प्रशासन की नीति पर प्रभाव डाल सकें। ठीक है। यदि अधिनियम के प्रावधानों पर गौर करें तो पता चलता है कि जो चुनाव पद्धति अपनाई गई वह इतनी अस्पष्ट थी, यानी पूरी तरीके से स्पष्ट थी ही नहीं, यानी कि उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, पारदर्शिता नहीं थी, अस्पष्ट थी कि जनप्रतिनिधित्व, यानी कि जो लीडर थे, जनप्रतिनिधित्व प्रणाली यानी रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम एक दोषपूर्ण प्रणाली बन गया। जैसे कुछ लोग स्थानीय निकायों का चुनाव करते थे और ये सदस्य चुनाव मंडलों का चुनाव करते थे, और ये चुनाव मंडल प्रांतीय परिषदों के सदस्यों को चुनते थे। आप एक ऐसी बात समझ लीजिए कि अगर आप किसी भी व्यक्ति को चुनते हैं तो उसकी एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में एक ट्रांसपेरेंसी होती है, यानी पारदर्शिता। जैसे कि अगर हम छोटी सी बात करें तो किसी भी व्यक्ति को चुनने के लिए उसके लिए एक जगह का क्या कहते हैं, रजिस्ट्रीकरण होता है, पंजीकरण होता है। पंजीकरण किए गए केंद्र पर वहां पर वोट पड़ते हैं, वोट पर जहां वोट डाले जाते हैं वहां पर निम्नांकित जो लोग होते हैं जो चुनाव लड़ रहे होते हैं, उनमें से जो जनता होती है उनमें से किसी एक को ज्यादा वोटों से जिता देती है। ऐसे व्यक्ति को कहते हैं कि पारदर्शिता के साथ चुना गया। लेकिन जब इन सभी चीजों में पारदर्शिता नहीं होती है तो ये माना जाता है कि ये सारी व्यवस्थाएं जो थी अस्पष्ट थी, और यानी कि ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, पारदर्शिता नहीं थी, और इसी वजह से
इस अधिनियम को कहा गया कि ये स्पष्ट था। एक उदाहरण भी दिया गया कि जैसे कुछ लोग स्थानीय निकायों का चुनाव कराते थे और ये सदस्य चुनाव मंडलों का चुनाव करते थे और ये चुनाव मंडल प्रांतीय परिषदों के सदस्यों को चुनते थे। ठीक है। सुधारों को लागू करते हुए बहुत सी गड़बड़ियां उत्पन्न हो गई थी, जहां एक और संसदीय प्रणाली तो दे दी गई, परंतु उत्तरदायित्व नहीं दिया गया, यानी कि पावर नहीं दिया गया। आप ऐसे कह दीजिए जिम्मेदारी नहीं दी गई, जिससे सरकारी विवेकहीन तथा उत्तरदायी प्रक्रिया की आलोचना होने लगी। यानी जो सरकारी जो चीजें थी वो विवेकहीन हो गई, यानी कि उनको बुद्धिमान माना जाना चाहिए, लेकिन उस समय वो विवेकहीन माने जाने लगे और इस तरीके से ये इस अधिनियम की आलोचना होने लग गई। तो आप समझ गए कि इस अधिनियम की आलोचना क्यों होने लग गई। तो 1909 का जो अधिनियम रहा वो पूरी तरीके से अस्पष्ट माना गया। इसको सुधारीकरण करने के लिए सोचा गया कि और अच्छा कर सकते हैं, लेकिन मॉडिफिकेशन ही गलत हो गया, उसमें और सारी गड़बड़ियां हो गई। इसलिए सरकारी जो लोग थे वो विवेकहीन साबित हो गए और पूरी तरीके से ये अधिनियम की आलोचना होने लग गई। स्टूडेंट्स, भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझते हुए और इसके मॉडर्नाइजेशन को समझते हुए इसके प्रावधानों को समझेंगे। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। लिखा है, इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिटिश भारत में उत्तरदायी सरकार, यानी कि उत्तरदायी सरकार का मतलब जवाबदेही सरकार, ऐसी सरकार जो शासन करे तो सही, लेकिन जब शासन खत्म होने वाला हो या दौरान में अगर उससे क्वेश्चनिंग करी जाए, प्रश्न पूछे जाएं, तो वो कतराए नहीं अपनी जवाबदेही से, यानी कि उसको हर मामले में जवाब देना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए। इसलिए ऐसी सरकार को उत्तरदायी सरकार कहते हैं या जवाबदेही सरकार। को स्थापित करने की ब्रिटिश सरकार की घोषणा को कार्य रूप देने का कार्य सौंपा गया। ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1919 में इनकी सिफारिशों को एक विधिक रूप प्रदान किया गया एवं इस अधिनियम को वर्ष 1921 में लागू किया गया। अगर हम बात करें तो भारत शासन अधिनियम जो 1919 है, इनकी सिफारिशों को एक विधिक रूप प्रदान किया गया, यानी एक कानूनी रूप प्रदान किया गया, और इसको लागू कब किया गया? 1921 में लागू किया गया। ठीक है। आगे की बात करते हैं। क्या इस अधिनियम में निम्नलिखित प्रावधान किए गए? नंबर 1, संविधान की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में तिलक। पहली बात, संविधान की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज्य विधेयक में परिलक्षित होती है, यानी उनकी मांग के अनुसार। यानी कि किनकी मांग के अनुसार? बाल गंगाधर तिलक की मांग यही थी कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। उन्होंने अपने भाषणों में ये बात कई बार कही है, और इस बात के मद्देनजर रखते हुए मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड 1919 का जो अधिनियम आया, उसमें उस बात को भी प्रस्तुत किया गया और बाकायदा तिलक के बारे में बात भी करी गई। में परिलक्षित होती है। भारत शासन अधिनियम 1919 के लागू होने के बाद, लागू कब हुआ? 1921 को। और 1922 में महात्मा गांधी का एक बयान आता है। वो कहते हैं कि भारत का संविधान भारतीय लोगों की इच्छा अनुसार ही बनेगा। बहुत बड़ी बात थी। तो ये नंबर 1 वाली बात आती है। नंबर 2, अप्रैल 1923 को तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में हुए राष्ट्रीय सम्मेलन में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया का प्रारूप तैयार किया गया। तो 1923 को तेज बहादुर सप्रू के अंडर में अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हुआ जिसका नाम है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया, और उसका प्रारूप यानी कि उसकी रूपरेखा तैयार करी गई। नंबर 3, इस अधिनियम से एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। अतः वर्ष 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। देखिए, लोक सेवा आयोग प्रांतीय स्तर पर होती है,
जबकि संघ लोक सेवा आयोग केंद्रीय स्तर पर होती है। पहले संघ लोक सेवा आयोग को हम केंद्रीय लोक सेवा आयोग के नाम से जानते थे और उसका गठन 1926 में कर दिया गया इस अधिनियम मतलब 1919 के अकॉर्डिंग। नंबर 4 क्या है, इस अधिनियम के द्वारा निर्वाचक मंडल का विस्तार किया गया तथा सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों, एंग्लो इंडियंस आ जाता है और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। सो स्टूडेंट्स, वीडियो पार्ट 4 यहां से फिनिश होता है, इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा इसके नोट्स प्रॉपर बनाते चलिए। नोट्स बनाते चलेंगे तो आपको लर्न होता चलेगा और लर्न करते जाएंगे और उसका रिवीजन भी करते जाइए हर संडे के टाइम पे। संडे इसका रिवीजन भी कर लीजिए ताकि तैयार हो जाए। ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे और बस यही कहना चाहूंगा कि क्या कि अपना कल्याण करिए, अपने परिवार का कल्याण करिए, स्वस्थ रहिए, स्वच्छ रहिए। जय हिंद, जय भारत।